Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice, lesson number 3, Wonderful Waste. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 3 और आज के सबक में बात की गई है वंडरफुल वेस्ट के बारे में। यानी ये सबक का उन्वान है या लेसन का जो टॉपिक है वो है वंडरफुल वेस्ट। और अगर आपने सबक को पढ़ लिया होगा तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा होगा कि इस सबक में किस चीज़ को लेकर के बातचीत की गई है। तो इसमें जो बात की गई हो ये है कि हम जो फाजिल चीज़ें होती हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, अगर हम चाहें, अगर हम दिमाग दौड़ाएं, अगर हम आइडिया लगाएं तो हम उसको भी कारआमद या नफ़ा बख्श बना सकते हैं या उसको भी हम काम में ला सकते हैं। जैसा कि इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई इंसान था, बावर्ची था, उसे जो है उसने कुछ पकाया था, कोई सब्ज़ी पकाई थी, तो उसने जो है जो कटे हुए हिस्से थे बकिया, उनको फेंकने के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में बादशाह से उसकी मुलाकात हुई तो बादशाह ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो, सोचो। तो लिहाजा उसने सोचना शुरू किया और वो जो सब्जियों के बचे हुए हिस्से थे कटे फटे, उनका इस्तेमाल करके उसने एक नई डिश बना दी और आजकल वो डिश काफ़ी फेमस है केरला के अंदर। तो इस कहानी में इसी को लेकर के बात की गई है। और कल जो हमने कहानी पढ़ी थी वो मुकम्मल तौर पर चंपक से ली गई थी, लेकिन आज से हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे या जो लेसन्स पढ़ेंगे अंग्रेज़ी इबारत को समझने के लिए, ये सारी की सारी कहानियाँ, ये सारे के सारे दुरूस NCERT का जो सिलेबस है उनसे मैंने लिया है। ठीक है, NCERT का जो सिलेबस है अंग्रेज़ी का, उससे मैंने इन सारे दुरूस को लिया है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही अच्छा सिलेबस माना जाता है, ज़रूरत के एतबार से इसमें सारी चीज़ें होती है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इनमें से यानी इस सिलेबस में से दुरूस को लिया जाए ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए और आप खुद से इस सिलेबस को पढ़ लें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ओके गाइस, तो आज से हम जो भी सबक पढ़ेंगे अंग्रेज़ी टेक्स्ट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का, वो NCERT का जो इंग्लिश का सिलेबस है उससे हमने इसको लिया है, ये बात वाज़ेह रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी या अपना आज का सबक। ओके गाइस, और आज के सबक में जो बात की जाएगी वंडरफुल वेस्ट को लेकर के बात की जाएगी, यानी अजीबो गरीब या ताज्जुब खेज फुजला। वेस्ट का मतलब है फुजला, फाजिल चीज़, ठीक है, या बेकार चीज़। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में किस चीज़ को लेकर के बातचीत की गई है। तो कहानी शुरू होती है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, तो वेस्ट यानी बेकार की जो चीज़ें होती हैं, जो फुजला होता है, कैन बी क्वाइट यूजफुल, ये मुकम्मल तौर पर नफ़ा बख्श हो सकता है। यहाँ पर कैन इस्तेमाल किया आपने, ये मॉडल है, और बी का मतलब होना, क्वाइट का मतलब मुकम्मल तौर पर,
यूजफुल का मतलब कारआमद, नफा बख्श, फायदेमंद, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कि जो फुजला है, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो जायद चीज़ें होती हैं, वो मुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ओके, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, फॉर का मतलब लिए, योर सेल्फ का मतलब अपने आप, अपने खुद के लिए। तो फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, तो खुद के लिए जाने, पता लगाने का मतलब यानी जाने खुद के लिए, फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, यानी इस कहानी से आपको ये पता लगेगा, इस कहानी से, यानी इस कहानी से आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से फुजला कारआमद हो सकता है, या जो बेकार की चीज़ें हैं वो भी कारआमद हो सकती, नफ़ा बख्श हो सकती हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है, वंस द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Okay? तो once एक दफ़ा की बात है, द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर कोई जगह है केरला में, ठीक, तो ट्रावेनकोर के महाराजा ऑर्डर्ड, उन्होंने हुक्म दिया, क्या चीज़ का, अ ग्रैंड डिनर, एक शानदार आशाइया का। आशाइया किसे कहते हैं, रात का जो खाना होता है उसको उर्दू में आशाइया बोलते हैं, आप रात के खाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक शानदार रात के खाने का हुक्म दिया, इन हिज पैलेस, इसको आप प्लेस नहीं पढ़ेंगे, पैलेस, पैलेस का मतलब शाही महल। ओके, और प्लेस का मतलब जगह। तो एक दफ़ा की बात है, ट्रावेनकोर के राजा ने अपने शाही महल में एक शानदार आशाइया मुनक़िद करने का हुक्म दिया, या एक शानदार रात का खाना, या रात की दावत भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इनेकाद करने का, मुनक़िद करने का क्या दिया उसने, हुक्म दिया, या मुतालबा भी कर सकते हैं, मुतालबा किया, ऑर्डर का मतलब हुक्म देना, और मुतालबा करना भी हम कर सकते हैं। ओके, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, आफ्टरनून का मतलब होता है सहपहर, यानी दोपहर के बाद जो वक्त होता है उसको सहपहर बोलते हैं, लेकिन आफ्टरनून का हम इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू में, उर्दू वाले दोपहर, यानी दोपहर में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इन द नून या इन द आफ्टरनून, दोपहर में, बिफोर द डिनर, आशाइया से पहले या रात के खाने से पहले, द महाराजा इंटर द किचन, द महाराजा आपका सब्जेक्ट है, इंटर का मतलब दाखिल होना, द किचन का मतलब मतबख, तो द महाराजा इंटर द किचन, महाराजा जो है किचन में दाखिल हुए, आप हुआ भी कर सकते हैं, टू सर्वे द डिशेस, ये क्यों दाखिल हुआ रहा महाराजा, ये आपका टू सर्वे द डिशेस, ये वजह है, ये एम या पर्पस बतला रहा है, वो दाखिल हुआ, टू सर्वे द डिशेस, यानी डिश का मतलब असल में बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब पकवान, ठीक है, डिश का मतलब पकवान, हम खुद बोलते हैं क्या डिश बनी है आज कौन सी डिश है, यानी किस तरह के पकवान बने हैं। तो सर्वे का मतलब जायजा लेना, ठीक है, तो महाराजा जो है वो किचन में दाखिल हुआ पकवानों का जायजा लेने के लिए, डेट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ये आपका अलग जुमला है, और डेट का मतलब यहाँ पर होगा जो, ये यहाँ पर जो डेट इस्तेमाल हुआ है ये एज एन रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है, डेट का माना जो भी होता है, डेट का माना की भी होता है, और डेट का माना जो असल इस्तेमाल होता है वो के माने में होता है। तो यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किस लिए हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए जिसको, ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है एक्चुअल में। हैड बीन प्रिपेयर्ड, ये जो हैड बीन प्रिपेयर्ड है ये आपका पैसिव वॉइस है, जिसको बनाया गया है या जिनको पकाया गया है या तैयार किया गया है। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, तो प्रिपेयर द डिश का मतलब पकवान तैयार करना, ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत, दावत के लिए, ओके। तो महाराजा साहब किचन में दावत के लिए तैयार किए गए पकवानों का जायजा लेने के लिए, दावत में या दावत के लिए तैयार किए गए पकवानों का जायजा लेने के लिए किचन में दाखिल हुए या दाखिल हुआ, ओके। ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। आगे देखते हैं, What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook
pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." ओके, आसान सा जुमला है. तो what are you doing to do with those vegetable scraps? ठीक है, ये आपका जो जुमला है कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यहाँ पर गो का मतलब होता है जाना असल में, लेकिन गो का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हम कोई काम करने वाले होते हैं. ओके, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू कि तुम क्या करने जा रहे हो, या आप कह सकते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, या आप ये भी कह सकते हैं तुम क्या करोगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू का तर्जुमा आप तीन तरह से कह सकते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो, आप कह सकते हैं तुम क्या करोगे, आप कह सकते हैं तुम क्या करने वाले हो. आप यहाँ पर आप क्या करने वाले हो भी कह सकते हैं, आप क्या करने जा रहे हो. ठीक है. विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल का मतलब सब्जी, स्क्रैप्स का मतलब जो कटा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम निकाल देते हैं, काट के फेंक देते हैं, तो इसको हम फुजले के माने में ले सकते हैं. और स्क्रैप्स का मतलब भंगार भी होता है. ठीक है. तो विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स की सब्जियों के जो ये फुजले हैं या सब्जियों का जो बचा हुआ हिस्सा है, फुजला है, बेकार जो हिस्सा है जिसको आपने काट दिया है, इनके साथ आप क्या करने जा रहे हैं, या आप इनके साथ क्या करेंगे, या आप इनके साथ क्या करने वाले हैं. ठीक. ही आस्क्ड द कुक, उसने यानी महाराजा ने बावर्ची से पूछा. कुक का मतलब बावर्ची भी होता है और पकाने के माने भी हम कुक का इस्तेमाल करते हैं. ठीक. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप्स नियर द कुक. अब ये क्या है, ये एक इजाफी जुमला है और ये सिफत बयान कर रहा है, हालत को बतला रहा है कि राजा ने जो बात कही थी, इस हालत में बात कही थी. वो हालत क्या थी? पॉइंटिंग टू द बास्केट, यानी बास्केट की तरफ इशारा करते हुए. पॉइंट का मतलब इशारा करना. पॉइंट एट द बास्केट, बास्केट की तरफ इशारा करते हुए. बास्केट का मतलब टोकरी, और टोकरी किसकी थी? अब स्क्रैप्स यानी जो सब्जियों का कटा हुआ बेकार हिस्सा था उसकी तरफ, यानी सब्जियों के कटे हुए बेकार हिस्से के टोकरी की तरफ इशारा करते हुए. नियर द कुक, जो कि बावर्ची के पास टोकरी थी. यहाँ पर नियर द कुक का ताल्लुक यानी बास्केट से है. ठीक है. यानी जो टोकरी बावर्ची के पास थी और वो टोकरी किसकी थी? फुजले वाली थी, बेकार जो मादा था वो वाली टोकरी थी. उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा ने पूछा कि तुम इन सब्जियों के बचे हुए हिस्से के साथ क्या करने वाले हो या क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, बावर्ची ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, कि ये बेकार हैं, ये फुजला हैं. ठीक है, ये कटे फटे हुए हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको बाहर या दूर फेंक देंगे या दूर फेंकेंगे. तो ये आसान सा जुमला है. वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें दूर फेंकेंगे या हम इन्हें बाहर फेंकेंगे. ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ. आगे चलते हैं. आगे है, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे. आसान सा जुमला है. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर आपने पढ़ा था खुद से. तो यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तो कैन नॉट इस्तेमाल हुआ कि आप इनको बर्बाद नहीं कर सकते. यू कैन नॉट वेस्ट, आप बर्बाद नहीं कर सकते. ऑल दीज बीट्स, बीट्स का मतलब टुकड़ा यानी कटा हुआ टुकड़ा, और पीस का मतलब हिस्सा. ठीक है, बीट का मतलब टुकड़ा और हिस्सा. ठीक है, ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के. तो सब्जियों के इन हिस्सों और टुकड़ों को आप बर्बाद नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट वेस्ट, आप बर्बाद नहीं कर सकते. ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के इन हिस्सों को और टुकड़ों को. फाइंड अ वे टू यूज देम, यहाँ पर ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है. फाइंड अ वे, कोई रास्ता तलाश करें. यहाँ पर एक रास्ता भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कोई रास्ता तैयार करें, कोई रास्ता पाएं. किस लिए? टू यूज देम, इनको इस्तेमाल करने के लिए. ठीक. तो फाइंड अ वे टू यूज देम, कि इनको इस्तेमाल करने का कोई रास्ता ढूंढें. ठीक है, तलाश करें, ये तर्जुमा होगा. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली,
महाराजा ने सख्ती के साथ हुक्म दिया। एंड वॉकड अवे, और चला गया। वॉक का मतलब चलना और अवे का मतलब दूर, यानी दूर चला गया, लेकिन चला गया यानी वहां से चला गया। जहाँ दूर चला गया थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा कि दूर जाने का मतलब बहुत दूर चला गया, ये माना आ रहा है। आप कर सकते हैं और दूर चला गया यानी वहां से हट गया, आप कह सकते हैं। सख्ती से हुक्म दिया और वहां से चला गया, आप यहाँ कह सकते हैं वहां से हट गया। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। आगे क्या हुआ? द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। ओके, तो द कुक वॉज इन अ फिक्स, ये आपका बी इन अ फिक्स का मतलब होता है परेशानी में होना, पशोपेश में होना। ओके, द कुक वॉज बावर्ची था, इन अ फिक्स पशोपेश में था। बी इन फिक्स का मतलब होता है परेशानी में होना या पशोपेश में होना। ओके, सो द कुक वॉज इन अ फिक्स, इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप कि जो है बावर्ची जो था वो पशोपेश में पड़ गया या परेशानी में पड़ गया या मुसीबत में पड़ गया। ओके, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स। कीप का मतलब होता है रखना और स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, लेकिन कीप का मतलब रखना होता है, लेकिन इसका मतलब कोई काम कंटिन्यू भी करना। ओके, तो कीप डूइंग समथिंग का मतलब कोई काम करते रहना, ये माना होगा। तो वो परेशानी में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और घूरता रहा। ठीक है, ही केप्ट वीपिंग, वो रोता रहा। ही केप्ट लाफिंग, वो हंसता रहा। इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही केप्ट स्टेयरिंग, वो जो है घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जी का जो बचे हुए फुजले थे उन पर। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो कीप स्टेयरिंग हो सकता है आपको उस वक्त समझ में ना आया हो, अब समझ में आ गया होगा। कीप स्टेयरिंग यानी कीप उसके बाद कोई काम, मतलब मुसलसल करते रहना। ओके, तो द कुक वॉज इन अ फिक्स, परेशानी में पड़ गया बावर्ची। परेशानी में था आप कर सकते हैं, बट पड़ गया ज़्यादा अच्छा होगा। जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें पड़ गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, बावर्ची परेशानी में पड़ गया, पशोपेश में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, और वो मुसलसल घूरता रहा सब्जियों के बचे हुए फुजले पर, कटे फटे बेकार हिस्से पर। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। सडनली, अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। आइडिया का मतलब फिक्रा, ख्याल। ठीक है, फ्लैश का मतलब होता है अचानक चमकना, लेकिन यहाँ पर अचानक आने के माने में होगा। फ्लैश अक्रॉस का मतलब अचानक आना। हिज माइंड, उसके जहन में। तो एन सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके जहन में, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसका तर्जुमा होगा अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया भी कह सकते हैं। ओके, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इसका। आगे चलते हैं। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. ठीक, तो यहाँ पर है ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स। आसान सा जुमला है कि उसने सब्जियों के तमाम हिस्सों को लिया। ही टुक, उसने लिया सब्जियों के तमाम हिस्से को। वॉश देम अवे, यानी वॉश देम, उनको धुला। एंड क्लीन देम वेल, और अच्छे से साफ किया। ठीक, सब्जियों के टुकड़ों को उठाया, ये लिया, उनको धुला और अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसने उनको लंबे टुकड़ों में काटा। ठीक है, यानी लंबाई में काटा। लॉन्ग स्ट्रिप्स का मतलब होगा टुकड़ा, यानी लंबाई में काटना। ठीक है, लंबा लंबा काटने से कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहना हो कि इन सब्जियों को लंबे में काट दो, लंबे टुकड़ों में काट दो, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कट दीज वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे जुमले हैं। ठीक है,
और कहानियाँ इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें जुमले बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसमें अल्फाज मानी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी मज़ा आता है, समझने में भी। ओके, देन ही कट देम इनटू द स्ट्रिप्स, और फिर उसने उनको जो है लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। आप इसको स्ट्राइप्स नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रिप्स है। ओके, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसने उनको एक बड़े बर्तन में रखा। आप डाला भी कर सकते हैं, उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डाला। एंड प्लेस्ड इट, और उस बर्तन को रख दिया। एंड प्लेस्ड, प्लेस का मतलब रखना, इट का मतलब इसे बर्तन को रख दिया। ऑन द फायर, आग पर, किस लिए? टू कुक, पकाने के लिए। ओके, तो ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसने उनको एक बड़े बर्तन में रख दिया। एंड प्लेस इट ऑन द फायर, और उसे जो है आग पर रख दिया। टू कुक, पकाने के लिए। ओके, नेक्स्ट का मतलब आगे, यानी फिर। नेक्स्ट का मतलब एक्चुअल होता है आगे, लेकिन आप इसको तर्जुमा करते हैं फिर तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, फिर ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। ग्राइंड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है पीसना। ओके, सो सम फ्रेश कोकोनट, उसने जो है कुछ ताज़ा ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, एंड गार्लिक, और लहसुन टुगेदर, एक साथ। यानी उसने फिर कुछ कुछ ताज़ा नारियल, यानी जिसे आप गरी कहते हैं, हरी मिर्चियों और लहसुन को आपस में एक साथ पीसा। ओके, ये आपका पूरा इन सबको पीसा एक साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही एडेड दिस पेस्ट, यानी पीसेगा तो पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, पेस्ट को हम पेस्ट ही बोलते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट, इसने डाल दिया इस पेस्ट को। एंड सम साल्ट, और कुछ नमक को कहा। टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, पकती हुई सब्जियों में। कुक का मतलब पकाना, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जी, लेकिन कुकिंग वेजिटेबल्स का मतलब पकती हुई सब्जी, यानी जो सब्जियां पक रही थी उसमें उसने कुछ नमक और कुछ पेस्ट डाल दिए। ओके, तो नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्चियाँ और लहसुन को एक साथ पीसा, और फिर उसने इस पेस्ट को डाल दिया, और साथ में कुछ नमक को भी डाल दिया पकती हुई सब्जियों में। ओके, उसके बाद क्या हुआ? A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Okay, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि a tempting smell started coming from the pot. Tempt का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, उकसाना किसी को, उसको बोलते हैं टेम्प्ट, यानी शहवत पैदा करना। तो यहाँ पर अटेम्प्टिंग स्मेल यानी एक उकसाने वाली खुशबू, यानी एक पुरकशिश खुशबू या शहवत से भरी खुशबू स्टार्टेड कमिंग, आने लगी, फ्रॉम द पॉट, बर्तन से। ओके, तो स्टार्ट का मतलब शुरू करना, यानी आना शुरू कर दिया, ये कहने की जरूरत नहीं, लगने के माने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इसका तर्जुमा किया कि एक शहवत अंगेज, यानी शहवत अंगेज का मतलब जिंसानी शहवत नहीं बनी, ख्वाहिश जिसे कहते हैं, यानी कशिश, पुरकशिश खुशबू आने लगी फ्रॉम द पोट, बर्तन में से, या हार्डी। पोट का मतलब हार्डी भी कर सकते हैं, अगर से मैंने बर्तन किया है, हार्डी भी आप कर सकते हैं। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, फिर उसने कुछ दही को फेंटा। विप का मतलब होता है फेंटना या कोड़े मारना, तो यहाँ पर नाउ, अब ही विप्ड सम कर्ड, उसने कुछ दही फेंटा या दही फेंटे, एंड एडेड इट, और इसको जोड़ दिया। ऐड का मतलब जोड़ना, यानी शामिल करना या डालना, और उसको डाल दिया टू द करी, सालन में। करी का मतलब होता है सालन। ठीक है, नाउ ही विप्ड सम कर्ड, अब उसने जो है कुछ दही फेंटे, एंड एडेड इट टू द करी, और उनको करी में डाल दिया। ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट। ठीक है, ही आल्सो पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है उडेलना। उडेलना का मतलब जो कोई चीज़ आप लिक्विड, उसको पोर्ड बोलते हैं। तो ही आल्सो पोर्ड, उसने जो है उडेला अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट, यानी नारियल के कुछ, कोकोनट ऑयल, नारियल के कुछ
चम्मच भरे यानी कुछ चम्मच नारियल के तेल के कुछ चम्मच। स्पूनफुल का मतलब चम्मच से भरा हुआ, ऑफ कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, यानी उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल डाले। यहाँ पर चम्मच से भरा हुआ नारियल के तेल कहने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि 2 चम्मच डाल लो, 3 चम्मच। हम नहीं कहते कि 2 चम्मच भरा हुआ, 3 भरा हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उसमें कुछ कोकोनट नारियल के तेल भी कुछ चम्मच उसने डाले। एंड डेकोरेटेड द डिश, और उसने पकवान को सजा दिया। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। एंड डेकोरेटेड द डिश, और उसने पकवान को सजाया किस चीज से? विद करी लीव्स, करी के पत्तों से। करी का मतलब सालन होता है, बट यहाँ पर करी लीव्स एक पत्ता होता है जो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, खासकर केरला में, ठीक है। ये हमारे घर पर भी है, हमारे वाले सब कभी कभी खाते हैं, खासकर चटनी उटनी में डाल लेते हैं। तो करी लीव ये खास तरह का एक पत्ता है, ठीक है। तो इसको हम करी लीव ही बोलते हैं। हो सकता है कोई हिंदी हो उसकी, लेकिन करी लीव ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी करी का पत्ता बोलते हैं। कड़ी हम लोग बोलते हैं, कड़ी का पत्ता वही है ये, ठीक है। तो कड़ी के पत्ते के साथ उसने, पत्तों के साथ, पत्ते भी कर सकते हैं, पत्तों के साथ इस डिश को, इस पकवान को उसने सजा दिया या मुज़य्यन कर दिया। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे, लो एंड बिहॉल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। ओके, तो लो एंड बिहॉल्ड ये ताज्जुब वाला जुमला, एक फ्रेज है जिसको इस्तेमाल करते हैं देखते ही देखते। लो एंड बिहॉल्ड का मतलब होगा देखते ही देखते, ठीक है। द न्यू डिश वॉज रेडी, नया पकवान तैयार था। ओके, यह नया पकवान तैयार हो गया, यहाँ पर था है लेकिन तैयार हो गया भी कह सकते हैं। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। सब का मतलब खिदमत करना होता है, लेकिन पेश करने के माने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश, की बावर्ची ने इस नए डिश को पेश किया, टू द गेस्ट्स, मेहमानों को। यहाँ पर आप कह सकते हैं मेहमानों के सामने पेश किया। यहाँ पर गच्चे सामने के लिए कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन आप कह सकते हैं कि बावर्ची ने इस नए पकवान को मेहमानों के सामने पेश किया। आप कह सकते हैं मेहमानों की खिदमत में पेश किया, दैट इवनिंग, उस शाम। यहाँ पर शाम है, आप रात भी कह सकते हैं। अब हो सकता है केरल वाले मगरिब बाद ही खा लेते हो, शाम होते ही, या हो सकता है दावत ऐसी रही हो कि शाम में खाते हो, तो यहाँ पर इवनिंग आ गया है। लेकिन इशा तक का माना में हम इवनिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, इशा तक, ठीक है। वरना रात तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, 11, 12, 10, तो वो रात हो जाती है। बट इवनिंग का इतलाक अगरचे मगरिब के लिए ही होता है, लेकिन इशा तक हम मान लेते हैं। ओके, तो वही यहाँ पर वक्त है। तो द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, कि बावर्ची ने इस नए पकवान को मेहमानों की खिदमत में उस शाम पेश किया। ओके, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि everyone was eager to know the name of new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it a whale. Uhviol. ये थोड़ा सा उनका नाम है, मेरे लिए भी मुश्किल है पढ़ना। तो अवेल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक्चुअल में उवीओल है। ये पूछना पड़ेगा किसी केरल के आदमी से जो बता सके, तो कोई मसला नहीं है। ओके, सो एवरीवन वाज ईगर, कि हर कोई मुश्ताक था। ओके, किस चीज का? टू नो, जानने का। तो एवरीवन वाज ईगर, हर कोई ख्वाहिशमंद था, टू नो, जानने के लिए। क्या चीज जानने के लिए? द नेम ऑफ न्यू डिश, नए पकवान का नाम। ओके, एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, कि हर कोई नए पकवान का नाम जानने के लिए बेताब था। ईगर का मतलब बेताब भी कर सकते हैं। ओके, तो हर कोई इस नए डिश या नए पकवान का नाम जानने के लिए बेताब था। द कुक थॉट एंड थॉट, तो यहाँ पर थॉट, द बावर्ची ने सोचा और सोचा। द कुक थॉट एंड थॉट का लफ्ज़ तर्जुमा होगा बावर्ची ने सोचा और सोचा, लेकिन इसका तर्जुमा अगर हम कह दें बावर्ची सोचता रहा, अगर हम कर दें द कुक थॉट एंड थॉट का तर्जुमा बावर्ची सोचता रहा, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तभी या फिर एक
नाम उसके दिमाग में आया या एक नाम उसके जहन में आया, ही नेम्ड इट अ व्हेल, उसने उसे नाम दिया। नेम का मतलब नाम भी होता है, लेकिन नेम का इस्तेमाल एज अ वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेम आया हुआ है। ही नेम्ड इट, उसने इसे नाम दिया अवेल, अवेल का, जो कि असल में उल है। ठीक, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। फिर क्या हुआ, अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। ओके, तो अवेल बिकम फेमस, कि जो ये अवेल नामी पकवान है, बिकेम फेमस, ये मशहूर हो गया ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में। ओके, तो ये अवेल जो डिश है ये पूरे केरला में मशहूर हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज, और ना एंड इज नाउ, और अब है वन ऑफ द डिशेज, एक डिशों में से, इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, केरला का जो केरला की जो रिवायती दावत है उनमें से। यानी केरला में जब दावत होती है तो आम तौर पर वहाँ पर जो खाने पेश किए जाते हैं, जो पकवान पेश किए जाते हैं, उनमें से एक हो गया, ये माना यहाँ पर। ओके, तो अवेल पूरे केरला में मशहूर हो गया, और अब ये केरला में दावत में आम तौर पर पेश किए जाने वाले पकवानों में से एक है, ये मानो हो इसका। ओके, एंड इमेजिन, अब आके रहे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब और तस्वुर कीजिए, एंड इमेजिन मतलब अब, और यानी आप तस्वुर कीजिए, सोचिए क्या चीज, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, इट ऑल की ये सब हुआ, इट ऑल केम ये सब आया, यानी ये सब हुआ, फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि फुजले की एक टोकरी से। यहाँ पर फ्रॉम का मतलब से, लेकिन आप यहाँ पर की वजह से भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ। सो अब आप तस्वुर करें कि ये सब कैसे हुआ, फुजले की एक टोकरी की वजह से, या फुजले की एक टोकरी से। ओके, और यहीं पर ये हमारी कहानी ख़त्म हुई। तो इसमें ये आइडिया दिया गया है कि अगर इंसान दिमाग लगाए तो कोई भी चीज़ फ़ायदे से खाली नहीं है, हम उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, बस हमें ज़रूरत है कि हम उनको इस्तेमाल में लाएं। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर, यहाँ तक कि मैंने खुद जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा, मैंने न्यूज़ पे भी पढ़ा है कि जो बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, यहाँ तक कि जो चप्पल हम लोग फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी ने जो है मॉल के सामने कोई मतलब स्टेचू बना दिया है, ठीक है, किसी इंसान का जो है पुतला या मुजस्समा खड़ा कर दिया है, वो बॉटल का इस्तेमाल करते हुए, या जो चप्पल हम फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। तो गोया कि अगर इंसान दिमाग लगाए, दिमाग दौड़ाए जिसे कहते हैं, तो वो हर चीज़ को काम में ला सकता है। और यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जिस सब्जी के जिस फुजले को या जिस बेकार हिस्से को, जिस कटे हुए हिस्से को फेंकने के लिए ले जा रहा था, राजे के मशवरे से उसने दिमाग लगाया और फिर एक नई डिश तैयार कर दी। और ये ऐसी डिश है जो आजकल फेमस है। इसकी हालत यह है कि केरला में जब भी दावत होती है तो जो खाने पेश किए जाते हैं आम दावत में वहाँ पर, उनमें से एक ये भी है। ओके, तो ये था हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब आपको आसानी भी होती होगी समझने में। तो अब हम आपसे रुखसत होते हैं, यहीं पर रुकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।